बीजेपी से अलग होने वाले थे अजीत पवार। हादसा नहीं होता तो महायुति से अलग होती एनसीपी। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अजीत लेने वाले थे बड़ा फैसला। बीजेपी से लगातार बढ़ती जा रही थी अजीत पवार की दूरियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार अब इस दुनिया से जा चुके हैं। एनसीपी के चीफ एक विमान हादसे का शिकार हो गए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि अजीत पवार के गुट में कोई भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो पार्टी की कमान संभाल सके। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम फिलहाल सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन उनका सियासी अनुभव बेहद कम है। ऐसे में एनसीपी के लिए भविष्य की राह बेहद आसान नहीं दिख रही है। वैसे सवाल हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं। हादसे की जांच से पहले कई सवाल बने हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला ले लिया था? अगर यह हादसा नहीं होता तो क्या एनसीपी महायुति सरकार से अलग होने वाली थी? तो आज हम इन सभी सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। आज अगर कोई ये सवाल करे कि क्या एनसीपी महायुति सरकार से अलग हो सकती है, तो शायद इसका जवाब होगा कि नहीं। एनसीपी को इस वक्त सरकार में रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर एनसीपी सरकार से अलग हो जाती है तो उसमें बिखराव तय है। इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि महायुति में एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा। जबकि अजीत पवार के साथ हुए हादसे से पहले सवाल ये उठ रहे थे कि एनसीपी कब महायुति से अलग हो रही है, क्योंकि अजीत पवार के बयान उसी तरफ इशारा कर रहे थे। दावे हो रहे थे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ दिन और तारीख तय होना बाकी रह गया है। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही थी। इसके साथ ही बीजेपी से अजीत पवार की बढ़ती दूरियों की चर्चाएं भी हो रही थी। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की अधिकांश बैठकों से अजीत पवार की गायब रहने की खबरें भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। बीजेपी से अजीत की दूरियां पहले तो धीरे धीरे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन बीते स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच दूरियां साफ साफ दिखने लगी थी। यहां तक कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी के साथ पिपरी चिंचवाड़ और पुणे में गठबंधन कर लिया था। चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ और जगह यह गठबंधन हुआ। इसके साथ ही जिला परिषद के चुनाव, जिसके लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, और अजीत पवार इसी के लिए पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे थे। उस चुनाव में भी एनसीपी के दोनों गुट कई जिलों में साथ मिलकर चुनाव लड़ते दिखाई दे रही हैं। इसके बाद दोनों गुटों की तरफ से ऐसे बयान भी आने लगे थे जिससे लगता था कि अब पवार परिवार फिर से एक हो जाएगा। अजीत पवार पब्लिकली ये बात कई बार कह चुके थे कि दोनों दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम सब फिर से एक हो जाएं। कई मौकों पर अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ एक मंच भी शेयर करते दिखे। यानी इतना तो तय था कि अजीत पवार और शरद पवार गुट के साथ आने की संभावना बढ़ रही थी, और अगर विमान हादसा नहीं होता तो जल्द ही एनसीपी के दोनों गुट एक हो सकते थे। अब एक बात तो तय थी कि अगर अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ जाते तो फिर वो महायुति सरकार से भी अलग हो जाते। उसका कारण था स्थानीय सियासत। पवार परिवार महाराष्ट्र में सेक्युलर सियासत करता है। महायुति में भी अजीत पवार को सेक्युलर चेहरा माना जाता है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने नवाब मलिक को एनसीपी का उम्मीदवार बनाया था। कई मौकों पर वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयानों की आलोचना कर चुके थे। हाल ही में अजीत पवार के बयान भी बता रहे थे कि बीजेपी के कई फैसलों से वो सहमत नहीं है और विकल्प की तलाश में है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति अजीत पवार के लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही थी। बीजेपी के साथ रहते हुए उनके जनाधार पर भी असर दिखने लगा था। निकाय चुनाव में एनसीपी एक भी जिले में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। यहां तक कि एनसीपी अपने ही गढ़ में बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद एनसीपी के अंदर से ही आवाजें उठ रही थी कि पार्टी को अगर बचाना है तो अजीत पवार को महायुति गठबंधन से अलग होना पड़ेगा। वैसे भी बीजेपी के बारे में एक बात तो कही जाती है कि वो जिस दल से गठबंधन करती है, धीरे धीरे उसका आधार कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। निकाय चुनाव में इसके नतीजे एनसीपी देख रही थी और इसके बाद दोनों ही एनसीपी के एकजुट होने की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। हाल ही के दिनों में अजीत पवार का शरद पवार से लगातार मिलना, दोनों ही गुट के नेताओं का एक ही मंच से चुनाव प्रचार करना बहुत कुछ बता रहा था। दावे यहां तक शुरू हो चुके थे कि एनसीपी का एकजुट होना तय है। जिला परिषद के चुनाव के बाद कभी भी इसका ऐलान हो सकता था, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। अजीत पवार नहीं रहे। उनकी पार्टी में अब कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका दबदबा पूरे महाराष्ट्र में हो, जो एनसीपी के जमीनी कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच रखता हो। वैसे सवाल इस हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर देश में अचानक ही विमान हादसे क्यों बढ़ गए हैं और हर हादसे में देश का कोई दिग्गज शिकार बन रहा है। सवाल विमान हादसे की जांच को लेकर भी उठ रहे हैं। इसलिए ये आवाजें भी आ रही हैं कि कहीं विमान हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। विमान हादसे को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा है, मैंने ये कहा कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के, अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन
कोई कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई। क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है। क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है, तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। संजय राउत ने जांच को लेकर सवाल किए हैं कि क्या इस हादसे की जांच की सही रिपोर्ट सामने आएगी या फिर इस हादसे की रिपोर्ट भी किसी भूल भुलैया में फंस जाएगी। वैसे अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि एनसीपी का क्या होगा। फिलहाल तो एनसीपी के एकीकरण की जो चर्चाएं चल रही थी वो कुछ समय के लिए जरूर टल जाएंगी, क्योंकि इस वक्त पार्टी के साथ परिवार पर भी संकट आया हुआ है। ऐसे में 85 साल के शरद पवार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार को इस संकट से उबारने की है। परिवार अगर एकजुट होगा तो फिर पार्टी भी एकजुट हो जाएगी। फडणवीस सरकार में अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को जगह मिल सकती है, उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय था वो एनसीपी के किसी दूसरे मंत्री को सौंपा जा सकता है। यानी फिलहाल एनसीपी के एकजुट होने की बात पर विराम जरूर लग गया है, लेकिन भविष्य में एनसीपी एकजुट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वो महायुति गठबंधन से भी अलग होगी। यानी अजीत पवार जिस राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे वो भविष्य में हो सकता है। और इसी को लेकर विपक्ष के अंदर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार का रुख बीजेपी विरोधी होता जा रहा था। पहले निकाय चुनाव और फिर जिला परिषद के चुनाव, जिनमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया, महायुति से अलग होकर चुनाव लड़े और अचानक ये खबर सामने आती है कि अजीत पवार विमान हादसे का शिकार हो गए। ऐसे में कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। वैसे एनसीपी शरद पवार गुट के चीफ शरद पवार ने खुद कहा है कि ये एक विमान हादसा था, इसे लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई सवाल इस विमान हादसे को लेकर उठ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार जिंदा होते तो महायुति जल्द ही छोड़ देते। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।